मेरा भाई मुझसे बदला लेना चाहता था। उसने सच में पूरी फैमिली के सामने जहर की एक पूरी बोतल पी ली और फिर वहां खड़े सभी लोगों ने उसके दिल की बात सुन ली। मेरे भाई ने मुझे जहर क्यों दिया? मैंने तो बस इतना कहा था कि मैं गांव वापस नहीं जाना चाहता। क्या वो मुझे मार डालेगा? मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। पापा ने डंडा उठाया और उसे मेरे ऊपर चलाने लगे। श्याओचेन, तुम्हारा भाई है। तुम तो मुझे भी नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तुम बहुत बुरे इंसान हो। पापा ने चिल्लाते हुए डंडा मेरी पीठ पर दे मारा। मेरे दिल का दर्द इतना ज्यादा था कि मैं शर्मिंदगी में घुटनों के बल बैठ गया। मैंने ऊपर देखा। उनकी आंखें उनके सामने खड़े घमंडी पेरेंट्स और बहनों पर गईं। आखिर में वो एक पतले से लड़के पर रुकी। पिछले जन्म में अंकल ली, जो एक ड्राइवर थे, चैन के पापा को बचाने के लिए एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। चैन जियालिंग ने पछतावे के मारे उनके अकेले बेटे को अपना लिया था। वो छोटा ली तियान अब चैन तियान बन गया था। वो जियांगजू सिटी के सबसे अमीर आदमी चैन फैमिली का सबसे छोटा बेटा बन गया था। वो मेरा भाई है। तब से मेरी जिंदगी में बुरा वक्त शुरू हो गया। मेरी अच्छी जगह छीन ली गई और एग्जाम में टीचर ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। हर तरह की खराब चीजें एक के बाद एक होने लगी। जब भी मैं सच बताना चाहता, फैमिली और फ्रेंड्स ने यकीन करने से मना कर दिया, जब तक कि मुझे दुख भरी मौत नहीं मिली। जब मैं एक आत्मा बन गया और इस दुनिया में रहा, तब मुझे समझ आया। पता चला कि चैन तियान तो असली में एक टाइम ट्रैवलर था जिसके पास एक जादू की ताकत थी। वो कभी भी कहीं भी अपने दिल की बात दूसरों को भेज सकता था। इस ताकत के भरोसे उसने खुद को एक सीधा साधा और प्यारा सा बच्चा दिखाए रखा। इस बीच उसे बस अपने दिल में कुछ बातें कहनी होती थी मुझे परेशान करने के लिए, और आसपास के लोग तुरंत ही मुझसे नफरत करने लगते थे। इस वजह से ना सिर्फ किस्मत ने मेरा साथ छोड़ा, बल्कि उसने मेरी सारी अच्छी किस्मत भी छीन ली। आखिर में वो एक कार एक्सीडेंट में खत्म हुआ और मौत हो गई। शायद भगवान ने मुझे बहुत बेचारा देखा, इसलिए मुझे दोबारा शुरू करने का एक मौका दिया। और आज चैन तियान के आए हुए दूसरा महीना चल रहा है। उसे कहीं से कैंडी के टेस्ट वाला जहर मिला। उसने जानबूझकर सबके सामने उसे पिया और मुझे फंसा दिया। चैन जियालिंग बहुत गुस्से में थे। इस तरह घर का कानून चलाया जाता है। अपने पिछले जन्म में मैंने बहुत सफाई देने की कोशिश की थी। इसके बदले मुझे और ज्यादा पीटा गया। आखिर में मैं 3 महीने के लिए हॉस्पिटल में था और मेरी पूरी पीठ पर दाग बन गए थे। अब मैं दोबारा जी रहा हूं। मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। जब चैन जियालिंग ने डंडा पकड़ा और उसे दोबारा मारने के लिए उठाया, मैंने तुरंत अपना हाथ उठाया और दूसरे का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर चैन जियालिंग बहुत गुस्से में आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोकने की? 2 जन्मों के नाते मेरी आंखें एकदम ठंडी हो गई थीं। एक ही नजर में उन्होंने अपने सगे पापा को डराकर कुछ कदम पीछे हटा दिया। और मम्मी दू शिवई ने भी मुझसे नफरत से देखा। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को जहर नहीं देते। क्या बचपन से हमने तुम्हें ऐसी ही शिक्षा दी है? बहनें भी लगातार इल्जाम लगा रही थीं। आहटियान पहले से ही बहुत बेचारा है, लेकिन तुम फिर भी उसे बार बार परेशान करते हो। पेरेंट्स की शिक्षा भी तुम्हारे भले के लिए ही है। जल्दी से घुटनों के बल बैठो और सजा पाओ। मेरी ठंडी नजर ने पूरी फैमिली को देखा। आंखें अब पहले जैसी प्यारी और नर्म नहीं थीं। चैन फैमिली हमेशा से अजीब हाल में रही है। मम्मी दू शिवई ने एक के बाद एक 6 बेटियों को जन्म दिया। आखिर में उन्होंने देश के बाहर एक सरोगेट के लिए बहुत पैसा खर्च किया, बस मुझे जन्म दिया। चैन फैमिली की दादी मुझे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने मुझे बचपन से ही अपने पास रखा और ध्यान से सिखाया। इस वजह से मैं अपने पेरेंट्स से दूर रहा। मेरी बहन मेरे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताती थी। चाहे पेरेंट्स हो या 6 बहनें, मेरे साथ रिश्ता बहुत कमजोर था। जब से 3 साल पहले मेरे दादाजी की बीमारी से मौत हुई, मैं इस घर में एक गायब इंसान बन गया था। एक चैन तियान के आने के बाद मेरा निशान और भी खराब हो गया। यहां तक कि काम करने वाली बाई भी मुझे गुस्सा दिखा सकती थी। अब मैं दोबारा जी रहा हूं। मैं फैमिली के प्यार के लिए अब बिल्कुल नहीं तड़पूंगा। कोई हैरानी नहीं कि दादाजी अक्सर कहते थे कि तुम मिट्टी से दीवार नहीं खड़ी कर सकते। मुझे ध्यान से अपना अगला वारिस बनाया गया था। पता चला कि उन्होंने पहले ही तुम्हारी अंधी आंखों को देख लिया था। तुमने क्या कहा? क्या मैं गलत हूं? तुम दूसरों की बातों पर यकीन करते हो। मैंने तो सबूत ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। वो अपने ही बेटे को जहर दे देगा। ये या तो बेवकूफी है या बुराई है। तुम एक नाशुक्र इंसान हो। क्या आपने अपने पेरेंट्स से ऐसे बात की? क्या आपने मुझे कभी पाला है? ये मत भूलो कि मुझे दादाजी ने पाला था। आप बस इसलिए हैं क्योंकि आप एक बेटा नहीं दे सकी और मैं एक सरोगेट से हूं। क्यों मुझे लगातार देख रही हैं? क्या ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा? मैंने अपनी उंगली दोबारा साथ खड़ी बहनों की तरफ उठाई। और तुम गंदी चीजों, क्या तुम इसलिए जल रही हो क्योंकि दादाजी ने मुझे ग्रुप के 30% शेयर्स दिए थे, इसलिए तुम दुखी हो? आमतौर पर मैं उन्हें एक एक करके नहीं खींच सकता। मुझे सच में एक बड़ी राजकुमारी जैसा लगता है। अभी के डंडे की मार भी थी, मैं परवाह नहीं करता। बस खून का कर्ज चुकाया है। लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो मैं कसम खाता हूं कि बदला बराबर का होगा। 1 साल बाद जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तब हमारे रिश्ते तोड़ने का वक्त आएगा। इस बीच सबसे अच्छा है कि शांति से रहो, नहीं तो मुझे तुम्हें बाहर निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। आखिरकार ये वो घर है जो दादाजी मेरे लिए छोड़कर गए थे। एक पल के लिए वहां सब शांत हो गए।
इस वक्त चैन तियान की आवाज सबके कानों में फिर से आई। मैंने बहुत पहले सुना था कि बड़े भाई ही चैन फैमिली के मालिक हैं। अगर बड़े बूढ़े जल्दी नहीं मारे गए होते तो सबको उनका चेहरा देखना पड़ता। मैंने नहीं सोचा था कि ये सच होगा। चैन तियान के दिल की बात सुनकर सबके चेहरे धीरे धीरे नीले पड़ गए। चैन जियायान का लगा कि उनका रौब छिन गया है। आज तो मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना ही होगा। तुम्हें बताना होगा कि इस घर का मालिक कौन है। मैं हंसा। उनकी आंखों में एक पागलपन था। ऐसा लगता है कि तुम मेरी कही हुई बात को हल्के में ले रहे हो। अगर तुमने अपने बड़ों को पलटकर जवाब नहीं दिया होता तो मैं इतना भारी हाथ नहीं उठाता। तुम्हारे पापा तुम्हें इंसान बनना सिखा रहे हैं। ध्यान से यहां से निकल जाओ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हंसी और ज्यादा पागल और ठंडी होती गई। मार डालने की बात इस वक्त एक ज्वालामुखी की तरह बाहर निकल आई। मैंने अचानक चैन जियालिंग के हाथ से डंडा छीन लिया। रुको, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? वो तुम्हारे पापा हैं। मैं परवाह नहीं करता। उसने अपना हाथ उठाया और डंडे को जमीन पर खींचा। चैन जियालिंग इस गुस्से से धीरे हो गए। शरीर पीछे हटता गया। रुको, मैं तुम्हारा पापा हूं, गड़बड़ मत करो। एक के बाद एक बात ने घर के सारे नौकरों और बॉडीगार्ड्स को बुला लिया था। दू शिवई इतनी गुस्से में थी कि वो सीधा कूद गई। क्या तुम सब मर गए हो? जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। जब बॉडीगार्ड्स आगे बढ़कर काम करना चाहते थे, मैंने चैन जियालिंग को छोड़ दिया। उनका साथ छूटते ही वो जमीन पर गिर गए। फिर मेरी आंखों ने ठंडी नजर डाली। बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़ने से डर गए। जल्दी करो, कार से हॉस्पिटल चलो। ये सुनकर चैन जियालिंग ने जल्दी से हाथ हिलाकर उसे रोका। मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता। अपने घर के डॉक्टर को यहां बुलाओ। दू कहते हैं कि ये एक भाग दौड़ है। फिर उन्होंने भी जवाब दिया। आखिरकार अगर बेटा अपने पापा को पीटेगा तो ये बात बाहर निकल जाएगी। ये कहे बिना कि उनका चेहरा अमीर लोगों के बीच एक मजाक बन गया है। चैन फैमिली के शेयर्स पर भी असर पड़ना पक्का है। इस वक्त चैन तियान का खराब दिमाग एक ही बार में आ गया। कोई हैरानी नहीं कि बड़े भाई ने अपने ही पापा को मारने की हिम्मत की। पता चला कि पापा ने पहले ही सोच लिया था कि उनके पापा इस बात को सामने लाने से डरेंगे। ये चाल बहुत बुरी है। चैन फैमिली की आवाज सुनकर सबने दोबारा दांत पीसे। आंखों की एक जोड़ी जैसे आग बन गई थी। चैन जियायांग ने कुछ देर सोचा, ठंडे ढंग से बोले, जो सातवां छोटा मालिक अचानक आया था वो पागल हो गया है। तुरंत पागल खाने में खबर करो। उन्हें आने दो और लोगों को ले जाने दो। मैं हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। मेरे अपने पापा सच में बहुत बुरे हैं। जियांगजू में चैन फैमिली के नाम के साथ उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं तो मैं पक्का बीमार हूं। इस तरह न सिर्फ उन्हें अपना खोया हुआ चेहरा वापस मिल सकता है, बल्कि वो मेरे शेयर्स भी आमतौर पर ले सकते हैं। मुझे एक पागल खाने में भी साफ कर सकते हैं। चलो इस बारे में सोचते हैं। चैन फैमिली को एक दिमागी बीमारी है, ये बात खो गई, लेकिन हमारा चेहरा ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। उसने आज अपने पापा को मारने की हिम्मत की, कल वो पूरे परिवार को जहर देने की हिम्मत करेगा। उसने न सिर्फ आर्टियान को नुकसान पहुंचाया, उसने अपने पापा को भी नुकसान पहुंचाया। मैं इस तरह के बिना दिमाग वाले छोटे भाई को नहीं चाहता। उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये सीन देखकर चैन तियान के मुंह के कोने अनजाने में ऊपर को घूम गए। ऊपर से वो शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, पीछे से लगातार अपने दिल की बात भेजते रहे। नतीजा ये हुआ कि माहौल और ज्यादा खराब होता गया। वो हंसा, अपना मोबाइल फोन निकाला और अंकल गोंग को फोन किया। कुछ सालों के लिए एक ब्रेक लिया था। शरीर की हड्डियां फेफड़ों को फायदा नहीं पहुंचा रही हैं। किसी को पुराने घर ले जाओ। अंकल गोंग का नाम सुनकर सबकी सांस अटक गई। चैन जियायांग तो और भी डर गए और चेहरा सफेद हो गया। तुम अंकल गोंग को क्यों बुला रहे हो? क्या ये एक लड़ाई है जो हार जाती है? अंकल गोंग 56 साल के हैं। वो बड़े हैं जो मिस्टर चैन के साथ दुनिया से लड़ने आए थे। ना सिर्फ अच्छी और बुरी बातों में नाम है, बल्कि उनका बिजनेस और राजनीति के लोगों में भी अच्छा रिश्ता है। मैं अपने पिछले जन्म में सच में बेवकूफ था। ये जानते हुए कि अंकल गोंग एक दादाजी हैं, उन्होंने जानबूझकर इसे अपने पीछे छोड़ दिया था। क्योंकि उनके परिवार को ये पसंद नहीं था, उन्होंने दूर रहना चुना। अब मैं दोबारा जी रहा हूं। तुम्हारे हाथों में जो ताकत है वो राजा है। किसी भी फैमिली के प्यार को भाड़ में जाने दो। 5 मिनट से भी कम में गाड़ियों की आवाज घर के बाहर से आई। एक बूढ़ा आदमी जो टैंक कॉस्ट्यूम में था और जिसके साथ 20 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स थे, वो नीचे आया। फिर उसने घर का दरवाजा खोला। 20 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स ने मुझे मैसेज भेजा। एक गहरी आवाज में चिल्लाए, नमस्ते छोटे मालिक। तुरंत ही क्स्यू माओ गोंग एक लकड़ी के साथ धीरे धीरे चले। चैन श्याओलियांग साफ तौर पर परेशान थे। अंकल गोंग, आप इतने सारे लोगों के साथ क्या करना चाहते हैं? क्स्यू माओ गोंग ने वहां का हाल देखा। हालात तुरंत समझ में आ गई। वो चुपचाप मेरे पीछे खड़े हो गए। छोटे मालिक ने मुझसे बात की। मेरी क्या हिम्मत, एक बूढ़ा इंसान जो ना आए। कोई भी बिल्ली या कुत्ता छोटे मालिक को परेशान कर सकता है। बूढ़ा इंसान भगवान के पास अपनी माँ को गाली देना चाहता है। एक बेकार बात। क्या ये था कि उसने अपने भाई को जहर दिया और अपने पापा को पीटा? क्या मैं उसे सबक सिखाने के लायक नहीं हूं? तुम सच में लायक नहीं हो। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के सामने थे। क्स्यू माओ गोंग साफ तौर पर आगे थे। हालांकि चैन श्याओलियांग के अभी के रिश्ते और पैसे के भरोसे ये पूरे जियांगडू सिटी में सबसे ऊपर में से एक है, लेकिन इसमें 1 से आधा घंटा लगेगा।
ये स्यू माओ गोंग जैसे पुराने आदमी को नहीं हिला सकता। ये आधा बूढ़ा आदमी। उसके हाथों में अभी भी बहुत सी बुरी ताकतें हैं। सच में आमने सामने जाना मुश्किल है। चैन श्याओ लियांग शायद इसे बर्दाश्त ना कर पाए। मैंने डंडा फेंक दिया, सोफे पर बैठ गया। देखो, मैं देखता हूँ कि कौन परेशान है और बस काम करता हूँ। ऐसे छोटे छोटे नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चैनतियान ने बहुत ज्यादा घर के झगड़े वाले सीरियल देख लिए हैं। हर दिन बस फंसाने के नए तरीके ढूंढते हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चैन फैमिली के सभी लोग अपना शक भरा चेहरा छुपा नहीं पाए। सच में, उसने तो अपने खुद के पापा पर भी ऐसा करने की हिम्मत कर ली थी। इन सब घुमाने फिराने वाली बातों को करने की कोई जरूरत नहीं है। चैनतियान और भी ज्यादा परेशान होता गया। अपने आप को बचाते हुए वो लगातार अपने दिल ही दिल में सोचे जा रहा था। मैंने अपने भाई को नहीं फंसाया, मेरा भरोसा करो। साफ पता चल रहा है वो मेरा दूसरा भाई था जिसने मुझे जहर पीने के लिए मजबूर किया था। मैं उसको फंसाने के लिए अपनी जान खतरे में कैसे डाल सकता हूं? चैन फैमिली के लोगों का चेहरा बदल गया। जो नजरें उन्होंने मेरी तरफ देखी वो फिर से नफरत से भरी थी। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। अपनी पिछली जिंदगी में मैं इस तरह के घटिया और छोटे तरीके में फंस गया था। अब मैं उसके दिल की बात सुन सकता हूं। तभी मुझे समझ आया कि ये बस इतनी सी बात थी। जब तक मैं इस नाम के परिवार के प्यार की परवाह नहीं करता, तब तक इस तरह का उकसाना कोई असर नहीं करेगा। मैं तो सबके सामने उसके झूठ को खोल सकता हूं, ताकि चैन फैमिली पूरी तरह से होश में आ जाए। देखा जाए तो चैन फैमिली के बाकी लोग भी तो भोले ही थे। भले ही उन्होंने मेरी मौत में साथ दिया था, पर आखिरी में वो सब चैनतियान के हाथों ही मारे गए। पर इस जिंदगी में वो मेरे लिए बस कुछ लोग, बस एक अनजान लोग हैं जिनके साथ रिश्ता अभी खत्म होने वाला है। अंकल गोंग, इस चैनतियान बाबू को दवाई दे दो। क्षु माओ गोंग ने आराम से अपना हाथ हिलाया। तुरंत दो बॉडीगार्ड्स आगे बढ़े। चैनतियान डर गया और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम क्या चाहते हो? यहां मत आओ। चैन फैमिली के सभी लोगों ने उसे अपने पीछे छुपा लिया। डू विशाओ वेई ने गुस्से में डांटा, क्या तुम अभी भी भाई बनना चाहते हो? क्या उसने नहीं कहा था कि मैंने उसे जहर दिया है? अगर मैं इस बात को सच ना करूं तो क्या ये उसकी मेहनत को खराब करना नहीं होगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने अपने सामने की मेज पर लात मारी। मेज के टूटने की आवाज ने सबको डरा दिया। मैं क्या करने की हिम्मत करता हूं? जो कोई भी मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम्हारे पास उसे बचाने की ताकत है? मुझे पानी दो। उन दो बॉडीगार्ड्स ने चैन फैमिली को रास्ते से हटा दिया जो रास्ता रोक रहे थे। सीधा चैनत्यान के छोटे से शरीर को पकड़ लिया। चैनत्यान ने डर के मारे भीख मांगी और मुझे बचाओ बोला। खेत की दवाई पीने से लोग मर जाएंगे, मुझे बचाओ। चैनत्यान ने डर के मारे गुहार लगाई। उसके दिल की आवाज लगातार निकल रही थी। बड़े भाई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या ये बस इसलिए नहीं है कि मेरे मम्मी पापा और दीदी मुझे ज्यादा प्यार करते हैं? वो सच में इस वजह से मुझे जान के मारना चाहते थे। मैं अपने मम्मी पापा और दीदी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। डू विशाओ वेई गुस्से को रोक नहीं पाए। वहां रुको तुम उसे हाथ लगाने के लिए। मैं सोचूंगा कि मेरा तुम जैसा कोई बेटा नहीं है। दीदियों ने भी बहुत डांटा और डांटा। क्या तुम इस परिवार को बर्बाद करने जा रहे हो? क्षो शैन भी हमारा छोटा भाई है। तुम भाई बहन को कैसे मार सकते हो? पहले के दिनों में इन बातों को सुनकर मेरा दिन पहले ही टूट चुका होता, पर अब ये लोग मेरी आंखों में बस जोकर हैं। लोग एक पल में नीचे आ गए। बॉडीगार्ड्स ने चैनत्यान की थोड़ी को पकड़ा, उसे एक मीठे टेस्ट वाली ड्रिंक की बोतल लगा दी। चाहे चैनत्यान ने कितना भी हाथ पैर चलाया, फिर भी उसने बहुत सारा निगल लिया। चैन फैमिली इसे रोकने के लिए आगे आना चाहती थी, पर उन्हें क्षुमाओ गोंग के लाए हुए बॉडीगार्ड्स ने रोक लिया। ये सब लोग बहुत खतरनाक हैं। घर के सिक्योरिटी वाले तो बहुत कमजोर थे। इस समय चैन फैमिली के सभी लोग बकरी बन गए थे जिन्हें काटा जाना था, जब तक कि चैनत्यान ने दवाई की एक पूरी बोतल नहीं निगल ली। बॉडीगार्ड्स ने उसे एक तरफ छोड़ दिया। चैन जालिंग ने परेशानी में नौकर को बुलाया। वो चैनत्यान को हॉस्पिटल भेजने में जल्दी कर रहा था। मैंने एक ठंडी आवाज निकाली। इसे रोका नहीं गया था। इस बच्चे के पास बहुत सारे राज हैं। इतना जल्दी मर जाना मजा खराब कर देगा। मिसेस चैन शांग डोंगदी, अब ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ से निकल जाएं या मैं किसी को भेजकर आपको बाहर निकलने के लिए कहूँ। चैन फैमिली अब आपके चलाने की चीज नहीं है। आप हमें बाहर क्यों निकाल रहे हैं? ये मत सोचिए कि दादाजी ने आपको ये घर दिया है तो आप मालिक हैं। आप अभी छोटे बच्चे हैं। सब कुछ बड़ों को ही तय करना होगा। आप फिर से पागल होने की हिम्मत मत करना। मैं अभी के अभी पुलिस को फोन कर दूंगा। आप ये मत सोचिए कि अंकल गोंग एक हाथ से आसमान को छुपा सकते हैं। चैन जालिंग ने अपने दांत पीसे। अगर आप लोगों को पता चलने देंगे कि चैन फैमिली का मालिक पुराने घर से बाहर निकाल दिया गया है, तो इससे अच्छा सीधा पुलिस को फोन कर दो। बात बड़ी है। मैं हंसा। बिना किसी परवाह के अपने कंधे हिला दिए। जो आप चाहें। मैं कैसे भी 1 साल में 18 साल का हो जाऊंगा। ये हमारे रिश्ते खत्म करने का समय है। अंकल गोंग ने घर में रहने के लिए किसी को भेजा, सुरक्षा के लिए जिम्मेदार।
फिर दूसरे मंजिल के सारे कमरों को खाली कर दो। आगे से मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं आएगा। किसी को भी दूसरी मंजिल पर पैर रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, समझे? चैन फैमिली का सिर फिर से घूम गया। दूसरी मंजिल पर 4 कमरे हैं। पहले मेरे मम्मी पापा और बड़ी दीदी अलग रहते हैं। जब से चैन त्यान ने घर में कदम रखा, मेरा कमरा ले लिया गया था। आखिरी में मुझे नौकर के कमरे में भेज दिया गया था। अब जबकि पूरी तरह से रिश्ता टूट चुका है, साफ बात है मैं उन्हें थोड़ी सी भी इज्जत नहीं दूंगा। अपने हाथ का इशारा किया। मैं चाहता हूं कि बॉडीगार्ड सब कुछ फेंक दें। हर कमरे के कपड़े, सजावट का सामान और बाकी बिखरा हुआ सामान सब बाहर फेंक दिए गए। इस सब काम को देखकर चैन फैमिली को गुस्से में लगभग एक दिल का दौरा पड़ गया था। उसने मेरी चीजें वहां फेंक दी जहां मैं रहता था। क्या आप मेहमान के कमरे में घुसने जा रहे हैं? अब उसके पास साथ देने के लिए अंकल हैं। पहले हमें इसे सहना होगा। क्या मेरे मम्मी पापा सच में गलत थे? शाऊजी, उसका आमतौर पर यह गुस्सा नहीं होता है। उसने पिछली बार अवतियान को सीढ़ियों से गिराया था, आप भूल गए? आंटी ने स्कूल में अहतियान को तंग करने में सबसे आगे थी। ये सब वो चीजें हैं जो मैंने अपनी खुद की आंखों से देखी हैं। कल उसने अहतियान से उसके खर्च के पैसे भी छीन लिए थे। चिंता मत करो चैन हूं, ये बाहर से सख्त और अंदर से नर्म है। चलो पहले गुस्से को शांत करते हैं, वो फिर से बात मानेगा। ये सही में छोटे बच्चे हैं, बस अपने परिवार का ध्यान पाने के लिए इधर उधर रो रहे हैं और घूम रहे हैं। कुछ दिनों में ये सीधा हो जाएगा। चैन रुआन ने साइड में कोई आवाज नहीं की। उसे हमेशा लगता था कि मैं इस बार सच बोल रहा था। इस समय दूसरी बहन अचानक बोली, चलो पहले अहतियान को देखने चलते हैं। उसे जहर दिया गया था। मुझे नहीं पता कि क्या उसे बचाया जा सकता है। हाँ हाँ, जल्दी हॉस्पिटल चलो। उसे कैसे भूल गए? चैन फैमिली के सभी लोग तुरंत चल पड़े। तुरंत अपने बंदों को गाड़ी तैयार करने का हुक्म दिया। हॉस्पिटल की तरफ भागे। हॉस्पिटल के इमरजेंसी के दरवाजे पर पहुंचने के बाद बड़े डॉक्टर ने खुद लोगों के साथ चैन फैमिली का स्वागत किया। ओ मिस्टर चैन, आप यहाँ हैं, प्लीज बैठिए। मुझे मेरे बेटे को देखने के लिए ले चलो। उसे जहर खिलाया गया था। क्या उसे बचाया जा सकता है? प्लीज चिंता मत कीजिए मिस्टर चैन। छोटे मालिक चैन को बिल्कुल भी जहर नहीं दिया गया था। ये बस इतना है कि मुंह और नाक बहुत सारे पानी से बंद हो गए थे, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई। एक हल्की सफाई के बाद हम ठीक थे। अब वो कमरे में आराम कर रहे हैं। ये कहने के बाद डॉक्टर ने सबको सीधा कमरे की तरफ ले गया। मैंने देखा कि कमरा बिल्कुल ठीक ठाक था। चैन त्यान एक आम चेहरे के साथ था। चैन फैमिली के चेहरे अचानक बहुत खराब हो गए। मम्मी पापा आप कब आए? इस सीन को देखकर चैन त्यान थोड़ा घबराया हुआ दिखा। उसका झूठा सफाई देना, मुझे माफ कर दो, मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो गई है। मेरे भाई ने मुझे जहर पीने नहीं दिया। कमरे में सन्नाटा था। चाहे चैन फैमिली कितनी भी बेवकूफ थी, उन्हें समझ आ गया था कि कुछ गलत है। इससे पहले कि वो सवाल पूछ पाते, चैन त्यान की रोने वाली आवाज फिर से आई। क्या क्या? मेरे मम्मी पापा डेफिनेटली सोचेंगे कि मैंने जानकर अपने बड़े भाई को फंसाया है, पर मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा भाई मेरे साथ मजाक कर रहा था? दिल की बात सुनने के बाद चैन फैमिली ने चैन की सांस ली। डू विशाओ वेई का चेहरा और भी दुखी था। मैं आपको दोष नहीं देता, सब कुछ एक गलत फहमी थी। अगले बार से इतने लापरवाह मत होना। चैन त्यान का चेहरा शुक्रगुजार था। उसी समय उसने चुपके से अपने दिल ही दिल में झूठी तारीफ की। बस चैन रुआन का चेहरा अजीब था। मुझे हमेशा लगता है कि बात इतनी सीधी नहीं है। मेरे दिल में शक और भी गहरा होता गया। इस समय मैं अपने अंकल के साथ आसपास था। चाय की मेज पर बैठे थे। छोटे मालिक, क्या आप सच में उनके साथ रिश्ता खत्म करना चाहते हैं? मैंने बिना ज्यादा बोले सर हिला दिया। चैन फैमिली के ज्यादातर लोग अंधे हैं। इन्हें फिर से अपना बनाना नामुमकिन है। जहां तक अंकल की बात है, उन पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। उनका कोई बच्चा या बेटी नहीं है और उन्होंने मुझे बचपन से बड़े होते देखा है। उनका मेरे लिए प्यार बहुत ज्यादा है। अब से मैं आपकी मदद करूंगा छोटे मालिक। अंकल गौंग की कोई जरूरत नहीं है। चैन फैमिली में रहना छोटे काम के लिए बड़ा बंदा लगाने जैसा है। आप बाहर मेरी मदद क्यों नहीं करते? देखा जाए तो चैन जालिंग के पास दिमाग नहीं है, साथ ही ये कंपनी में सालों से गहरा बैठा हुआ भी है। इसे पूरी तरह से हाथ में लेना आसान नहीं है। इसे तोड़कर फिर से बनाना बेहतर है। सो मुझे इस साल और नाम कमाना होगा। क्षु माओ गोंग अचानक ध्यान देने लगे। उन्होंने अपना हाथ उठाया मुझे आगे बोलने के लिए। पिछली जिंदगी की यादें होने की वजह से इसके अलावा मेरे पास बचपन से ही चीजों को याद रखने की ताकत है। इसलिए झांक्यू सिटी में अगले 7-8 साल में हर तरह की बड़ी और छोटी बातें होंगी। इसे बहुत साफ याद रखो। 2 दिन बाद कंपनी का बड़ा मालिक अचानक मर जाएगा। उसके मरने के बाद कंपनी का शेयर बहुत तेजी से गिरेगा। इसलिए अंकल गोंग, आप तीसरे दिन कंपनी के छोटे शेयर वालों से बात करना शुरू करें। उसी समय ये बाजार से शेयर खरीदता है। बस उन सबको 12वें दिन तक बेच देना। क्षुमाओ गोंग ने ठंडी सांस ली। भले ही मैं नहीं समझता कि मुझे खबर कहां से मिली, पर उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। इसके साथ ही आप पास के घर को खरीदने और अपने बंदे बिठाने का समय निकालें। आगे चलकर मैं अपने साथ 3 ग्रुप बॉडीगार्ड्स रखूंगा। एक ग्रुप जिम्मेदार होगा मेरी सुरक्षा के लिए जब मैं बाहर जाऊंगा।
बाकी 2 ग्रुप एक के बाद एक बदले जाएंगे। घर के दूसरे मंजिल पर हमेशा पहरा रहेगा, खासकर पढ़ाई वाले कमरे और मेरे कमरे पर। किसी को भी एक चाय पर पैर रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। घर के नौकर और ड्राइवर, उन सबको एक के बाद एक हमारे लोगों से बदल दिया गया है, समझे? शाम को चैन जालिंग और बाकी लोग भी घर लौट आए। मुझे सबसे बड़ी कुर्सी पर आराम से बैठे हुए देखा। 8 सब्जी और एक सूप है। वांगमा और बाकी लोगों ने अभी तक कोई खाना नहीं खाया है, और ये पूरी मेज का खाना बहुत तेल वाला है। क्या आप नहीं जानते कि आपके पति कुछ हल्का खाना चाहते हैं? वांग मा ने स्माइल किया और धीरे से समझाया, मेनली ये सब यंग मास्टर होंग ने अरेंज किया है। हमारी हिम्मत नहीं हुई मना करने की। दू सिवाई गुस्से में डांटना चाहता था, पर फिर सडन उसे याद आया कि आज क्या हुआ था। आफ्टर ऑल उसने अपना मुंह नहीं खोला कुछ भी बोलने के लिए। वेजिटेबल्स हटाओ, कुछ हल्का फुल्का डिशेस लाओ गुड लेडी। वांगमा वेजिटेबल्स को लेकर फाइट कर रही है। सर्वेंट को लो और ऊपर आकर फूड वापस लेने की तैयारी करो। मैंने साइलेंटली अपना चॉपस्टिक्स नीचे रख दिया। एक लुक सबके ऊपर गया। वो लोग इतना डर गए कि उनके सर के बाल खड़े हो गए। उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। अगर तुम नहीं खाते तो बाहर जाओ। कब से तुम्हारा टर्न आ गया मेरे डिशेस को जज करने का? दू सिवाई के साथ कभी ऐसा बिहेव नहीं हुआ था। वो इतनी गुस्से में थी कि लग रहा था स्पॉट पर ही पागल हो जाएगी। चन जियालिंग ने सिचुएशन को देखा। जल्दी से मामला खत्म करो, चलो पहले खाते हैं। वांग माँ खुश नहीं है पेरेंट्स के फेवरेट लाइट डिशेस ऊपर लाने में, कुछ अनजान वाइट आइड वुल्व्स की तरह। वो लोग मेरी लाइफ में इसको एक बार देखने की भी जहमत नहीं करते। मेरा फेवरेट बेटा तो सिर्फ सियोचन है। अगर ये वर्ड्स पास लाइफ में होते तो मुझे पक्का अभी भी दुख होता, पर इस लाइफ में मुझे कोई परवाह नहीं है। इस टाइम क्वीन मदर भी सर्वेंट को लेकर सर्व करना स्टार्ट करने आई। एक डेलिकेट और लाइट डिश टेबल पर सर्व की जाती है। सबका फेस थोड़ा नॉर्मल होता है, पर चंजियालिंग ने टेबल पर हाथ मारा। तुम लोग काम में इतने केयरलेस क्यों होते जा रहे हो? मेरा स्टमक नरिशिंग मेडिसिनल डाइट, वांग मा ने थोड़ा ऑकवर्ड होकर समझाया। पास्ट में ये एक मेडिसिनल मील था जो मास्टर होंग ने प्रिपेयर किया था। उसने हस्बैंड के स्टमक प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की। इसमें अक्सर डजन्स ऑफ प्रेशियस चाइनीज हर्ब्स का सिलेक्शन होता है। कुछ घंटे खुद चेक करो, हम सर्वेंट्स इन मेडिसिन को कैसे समझ सकते हैं। सब लोग ये सुनकर शॉक हो गए। चन जियालिंग का फेस थोड़ा सॉफ्ट हुआ और उसने ठंडे दिमाग से कहा, तुम में अभी भी थोड़ी रिस्पेक्ट बाकी है। जाओ मेरे लिए मेडिसिनल मील प्रिपेयर करो। सीओचेन से फिर से अपोलोजाइज करो। आज के इवेंट्स की मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मेडिसिनल डाइट के बारे में? मैंने अपना फेस टर्न किया और चाहता था कि मैं एक काव और हॉर्स बनूं। चलो पोर्क राइस खाते हैं, वो चीज सबसे ज्यादा बोन को नरिश करती है। मैंने बिना किसी तमीज के स्कोल्ड किया। गुस्से में चन जियालिंग को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आने वाला था। मेरी तरफ फिंगर पॉइंट किया और बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाया। किसने कहा तुमसे डैड से ऐसे बात करने को? तुम्हें जल्दी से अपोलोजाइज करना होगा। मुझे इसकी आदत नहीं है। उन्होंने ग्रेसफुली टिश्यूज निकाले और अपना मुंह साफ किया। इसे मत खाओ, मैंने इसे बहुत पहले ही नहीं खाया होता। ये कहने के बाद मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया और सडन उसे शेक किया। वाओ, लॉन्ग टेबल डायरेक्ट पलट गया। हर तरह के डिशेस और बर्तन डायरेक्ट ग्राउंड पर गिर गए। चन जियालिंग गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत छोटे रैबिट? मैंने सच में सोचा था कि पुराना घोस्ट शू तुम्हें सपोर्ट करने के लिए है। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम कन्विंस नहीं हो तो बाहर जाओ। ये कहने के बाद मैंने उन्हें इग्नोर किया, डायरेक्ट सेकंड फ्लोर पर चला गया। चन फैमिली का हर कोई गुस्से में था, पर हम कुछ नहीं कर सकते। लास्ट में कुछ लोगों ने बस जल्दी जल्दी कुछ खाया तो हर कोई गुस्से में अपने रूम्स में रेस्ट करने चला गया। अगली मॉर्निंग बहुत अर्ली था। चंतियान और मैं एक के बाद एक बाहर जाने के लिए रेडी थे। हम दोनों अभी एक हाई स्कूल में है। वो शेनहुआ इंटरनेशनल हाई स्कूल के 3rd और 2nd क्लासेस में पढ़ता था। इस टाइम एक मर्सिडीज बेंज बिग जी गेट पर क्वाइटली वेट कर रही थी। ड्राइवर शाओ वू ने हम दोनों को बाहर आते देखा। वो जल्दी से कार से निकलकर ग्रीट करने के लिए भागा। मास्टर, चंतियान स्लो डाउन। चंतियान ने काइंडली स्माइल किया, पर उसमें एक प्राइड और एरोगेंस था जो खत्म नहीं हो सकता। शाओ वू ने डोर को शट कर दिया और फिर वो मुड़ा और मेरी तरफ देखने लगा। आई एम सॉरी, यंग मास्टर होंग की कार थोड़ी टाइट है। क्यों ना आप पहले की तरह बाइक से चले जाएं? सर्वेंट्स जो आसपास काम कर रहे थे उनकी सांसें रुक गईं। एक एक करके उन्होंने शाओ वू की आंखों में देखा। ये ऐसा था जैसे किसी फूल को देख रहे हो। ये गाय यंग मास्टर होंग के लिए चीजें डिफिकल्ट करने की हिम्मत करता है? क्या उसे अभी तक हेवन की चीजें नहीं पता? उसे क्या पता होगा कि इस किड ने क्यों लीव मांगी जब उसके ब्रदर इन लॉ की मैरिज हुई थी? मुझे नहीं पता कि चन फैमिली चेंज हो गई है। सर्वेंट्स ने क्वाइटली बात की। शाओ वू ने कुछ वर्ड्स सुने। उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाया। इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हो रहा है, 3 डार्क ब्लू बुलेट प्रूफ बेंटली मल्सन्स इतने स्टाइल से विला के डोर पर आईं। 6 टॉल प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स कार से बाहर निकले। यंग मास्टर प्लीज।
मैंने शाओ वू के डने हुए एक्सप्रेशन को इग्नोर किया। उसने चंतियान की तरफ स्माइल किया जो एनवी और जेलसी से भरा था। वो मुड़ा और बॉडीगार्ड्स के घिरे कार में बैठ गया। 3 बेंटली मल्सन स्लोली विला एरिया से बाहर निकली। इसने रास्ते में बहुत से पासर्स बाय का अटेंशन अट्रैक्ट किया। आधे घंटे बाद चंतियान और मैं एक के बाद एक फिर से स्कूल पहुंचे। 4 कार्स अभी कैंपस के पार्किंग लॉट में आई हैं। इसने बहुत से लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट किया। 3 बेंटली, और वो भी एक बुलेट प्रूफ स्पेशल मॉडल है। ये कौन है मुझे नहीं पता, पर ये इसके पास चंतियान की कार होनी चाहिए। सब लोग इस बारे में बात करने के लिए क्यूरियस थे। इस झिंजो प्राइवेट एरिस्टोक्रेटिक हाई स्कूल में जो लोग पढ़ते हैं या तो रिच हैं या नोबल। ये फिर से काम नहीं आया। वहां एक जीनियस स्टूडेंट भी है जिसे स्कूल ने हाई प्राइस पर पूरे वर्ल्ड से हायर किया है, इसलिए उसकी आईसाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पास्ट में चंतियान जहां भी जाता था फोकस वहां होता था। आज वो कार से निकला और किसी ने उसे कुछ बार भी नहीं देखा। मैं कार के डोर से बाहर निकला। टेम्परामेंट नेचुरल है। ये बिल्कुल उस नोबल सन चंद दाड़ा शाओ की तरह है जो टीवी सीरीज से बाहर आया है। चंद दाड़ा शाओ वही है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि चंद फैमिली में उसे फेवर नहीं किया जाता? मैं 6 बॉडीगार्ड्स को लेकर स्कूल गया। आप इतना फोर्स चाहते हैं? सब लोग फिर से शॉक हो गए। मैंने इन लोगों को देखने की जहमत नहीं की। मुझे परवाह नहीं है कि मेरे एक्शंस कितने हाई प्रोफाइल है। ये इनेविटेबल है कि एक बार रीबॉर्न होने के बाद आपको क्वार्टेट को किल करना पड़ेगा। ये डेस्टिन्ड है कि काउंटलेस बुल्स, घोस्ट, स्नेक्स और गॉड्स को अफेंड करना पड़ेगा। इसलिए केयरफुल रहना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस कार में रहें और रेस्ट करें। स्कूल में सेफ्टी टेम्पररी गारंटीड है। आप रिप्लेस करने के लिए टॉयलेट जा सकते हैं। स्कूल के नॉर्मल ऑर्डर को डिस्टर्ब मत करो। बॉडीगार्ड कैप्टन ने थोड़ा लीड किया। अंडरस्टैंड यंग मास्टर, अगर आपको कोई काम हो तो बस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कम्युनिकेटर प्रेस कर देना। हम डेफिनेटली 1 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। कम्युनिकेटर में हमारा स्पेशल लोकेटर भी है। किडनैपिंग के केस में इसे जल्दी से लोकेट किया जा सकता है। मैंने सेटिस्फैक्शन में नॉट किया। चू माओ गॉम और ये लोग सच में प्रोफेशनल है। फ्यूचर में जब मेरे एसेट्स 10 बिलियन से ज्यादा हो जाएंगे तो मुझे बॉडीगार्ड्स के कुछ और ग्रुप्स रखने होंगे। कुछ सेंटेंसेस के बाद मैं सभी क्लासमेट्स के एडमिरेशन और जेलसी के बीच स्कूल बैग लेकर मुड़ा। टीचिंग बिल्डिंग में वॉक किया। जब मैं क्लासरूम में वॉक किया तो पहले से नॉइजी एटमॉस्फेयर सडन एक मोमेंट के लिए साइलेंट हो गया। क्लासरूम में कुछ साफ दिखने वाली बुरी नीयत थी। सीधे देखो, चंतियान थोड़ा लेजीली साय किया। ये 4 या 5 रिच सेकंड जनरेशन से भी घिरा हुआ है जिनका टेम्परामेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये लोग पहले मेरे लॉयल लैकीज थे। मेरे सामने हम्बल होकर नीलिंग करने में कोई कमी नहीं थी। बाद में मेरे आउट ऑफ फेवर होने की न्यूज फैल गई। उन्होंने तुरंत अपने डोर्स चेंज कर लिए। चंतियान के लैकी बन गए। मेरी प्रीवियस लाइफ में मैंने फाइट नहीं किया, ग्रैब नहीं किया। चंतियान इसके साथ मास्टर चन की आइडेंटिटी के ब्लेसिंग के साथ, भले ही इसे फेवर ना किया जाए, कोई भी इसकी ग्रिल करने की हिम्मत नहीं करता। पर चंतियान आज एक के बाद एक गुस्से में था, पर वो मुझे इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहता था। मॉर्निंग में रीडिंग क्लास वो टाइम टू टाइम सैड होकर साय कर रहा था। इसने आसपास के लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। क्या हुआ, ब्रदर चन को बुली किया जा रहा है? अगर कुछ है तो आपको जरूर बताना चाहिए। क्या ये किड चन होंग आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा है? मैं उसे जान से नहीं मार सकता। एक रिच सेकंड जनरेशन डिससैटिस्फाइड है। इस बारे में सोचो। बिग ब्रदर मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। चंतियान ने सरफेस पर सॉफ्टली डिफेंड किया, पर दिल की बात सही टाइम पर सबके कानों तक पहुंच गई। चन होंग आफ्टर ऑल मेरा बिग ब्रदर है। वो मुझे चाहे जितना बुली करे, मुझे इंड्योर करना पड़ेगा। अगर ये फैमिली की रेपुटेशन खराब करता है तो मैं अपने पेरेंट्स के अडॉप्शन के लायक कैसे रहूंगा? ये टॉलरेट किया जा सकता है। आप बहुत जेनरस हैं। आप चन डोंग और उनकी वाइफ के सबसे लाडले चाइल्ड है। चन होंग मिसेस दू के बेली से बाहर नहीं आया। आप उससे क्यों डरते हैं? स्टूडेंट्स ने एक बार फिर से अपनी ईगो को गुस्से से भर दिया। उनकी आंखों में और ज्यादा बारबेरियंस थे। ये कहकर रेन तियान ने अपनी विक्ट्री को कंटिन्यू किया। दिल की बात कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिट हो रही है। कल एल्डेस्ट ब्रदर ने घर पर इतना तमाशा किया, यहां तक कि बहुत से रिलेटिव से फाइट करने की हिम्मत की। मैं पेरेंट्स को परसुएड करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज क्या होगा अगर वो सच में एल्डेस्ट ब्रदर से रिलेशंस कट कर दें? फादर को बीट करना चंडोंग के कैरेक्टर के साथ इतना एक्साइटिंग है। ये उससे बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि चंद दाड़ा शाओ को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब सब लोग मिसफॉर्चून पर खुश हो रहे थे तो कुछ रिच सेकंड जनरेशंस मूव किए बिना नहीं रह सके। मैं बहुत पहले से चन होंग को साफ करना चाहता था। मैं पहले उसकी आइडेंटिटी की वजह से गड़बड़ करने से डर रहा था, पर अब उसने और उसकी फैमिली ने टाइज सेवर कर लिए हैं, तो मैं एक फाट से क्यों डरूं? ब्रदर जी, क्या आप मूव नहीं करेंगे? ओशन ने लास्ट टाइम आपकी बहुत हेल्प की थी। कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें एक टीनेजर पर गिरी। इस पर्सन का नाम जी पेंग है। फैमिली जनरेशन से बिजनेस में है। पावर मॉन्स्ट्रस है। अंकल्स और एल्डर्स का जेनजाओ सिटी में बड़ा इन्फ्लुएंस है।
मैं पहले एक छोटा बच्चा था जो मेरे साथ बड़ा हुआ, पर चंतियान के इंस्टिगेशन के अंडर मैंने अब रिलेशंस तोड़ दिए हैं। जी पेंग वर्ल्ड का डीमन किन है। स्काई किसी से नहीं डरता। सबके जेस्चर करने के बाद वो तुरंत स्माइल के साथ मेरे पीछे वॉक किया। चंद शिक्की, आपका भी आज दिन है, क्या आप क्रेजी नहीं है? रास्ते से हटो। मुझे इन चिल्ड्रन के मेथड्स पर ध्यान देने की जहमत नहीं है। अब एक बार रीबॉर्न होने के बाद मैं बस हर मोमेंट खुद को एनरिच करना चाहता हूँ। जी पेंग मेरे एटीट्यूड से इरिटेट हो गया था। आप मुझे नीचे दिखा रहे हैं। बचपन से ही तुम अकेले जी रहे हो और अब हेल्प करने के लिए कोई फैमिली भी नहीं है। मुझे दिख रहा है तुम कितने पागल हो गए हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दूर चले जाओ और मुझे फिर से परेशान मत करना। जी फैमिली भी तुमको नहीं बचा सकती। मैं बहुत अच्छे और महंगे स्टाइल से बुक के पप्पे पलटने लगा। आवाज बहुत ठंडी और डरावनी थी। मैं देखना चाहता हूँ एक अकेला बेचारा लड़का जी फैमिली को कैसे रोक सकता है मुझे बचाने से। चैन तियन ने जब ये सब देखा तो उसने जल्दी से बात को संभालने की कोशिश की। चलो सब अच्छे से बात करते हैं। जी भाई, क्या तुम और तुम्हारे बड़े भाई बचपन के दोस्त नहीं हैं? श्योशिन, तुम इसकी चिंता मत करो। आज मैं बस अपना गुस्सा तुम पर निकालना चाहता हूँ। मुझे उन लोगों से नफरत है जो हर दिन ऐसे घूमते हैं जैसे बहुत बड़े शेर हों। सच तो ये है कि घर के नौकर भी उन्हें परेशान करते हैं। ऐसे दिखाते हैं जैसे हमें कुछ पता नहीं है। जब उसने अपनी बात खत्म की तो बाकी के अमीर बाप के बेटे एक के बाद एक हंसने लगे। क्लास के बहुत सारे बच्चे भी मजाक उड़ाने लगे। सबकी ऐसी हंसी देखकर मैंने एक ठंडी सांस ली। फिर मैंने अचानक से टेबल पर रखा बॉल पॉइंट पेन उठाया और उसके गाल पर तेजी से दबा दिया। जी पेंक्लिस अचानक हुए हमले से बहुत ज्यादा डर गया। दुश्मन को डराने के लिए मेरा ये गुस्से वाला ढंग बहुत था। जी पेंग जैसे लाड प्यार में पले बच्चे में इतनी हिम्मत कहाँ जो मेरा सामना कर सके। मैंने बहुत आराम से अपना हाथ पीछे किया और जी पेंग का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। वो जिस तरह से मुझे देख रहा था उसकी आंखों में एक बच्चे जैसा डर था। कुछ अमीर दोस्त जल्दी से आगे आए और जी पेंग को संभाला। वैसे तो वो लोग हमेशा लड़ते रहते थे, पर उन्होंने ऐसी खतरनाक लड़ाई पहले कभी नहीं देखी थी। इस समय सब इस बात से खुश थे कि उनकी जगह कोई और था। वो हल्का सा हंसा, हैंडकचिफ निकाला और चुपचाप अपनी उंगलियां और बॉल पॉइंट पेन साफ करने लगा। जी पेंग को बहुत दर्द हो रहा था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अभी के अभी पुलिस को बुलाओ, मैं इसको जेल भेजना चाहता हूं। इस छोटी सी चोट के लिए तुम एक बच्चे को जेल भेजना चाहते हो? तुम्हारे अंकल का शायद अभी बड़ी नौकरी पर प्रमोशन होने वाला है। अगर गलती से भी तुम्हारी जी फैमिली का कोई खराब मामला बाहर आया तो सोचो वो कितने गुस्से होंगे। जी पैंग गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। उसमें सच में पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं थी। चाहे लड़ाई हो या कुछ और, कोई भी खराब बात बाहर नहीं आनी चाहिए थी। ये बात जी पैंग को परेशान करने के लिए बहुत थी। लोग थोड़ा सा उकसाते हैं और तुम आगे आकर उनका हथियार बन जाते हो। जी फैमिली में तुम जैसा इतना बेवकूफ लड़का कैसे पैदा हो गया? अपने आप को देखो, पूरे बदन में दर्द हो रहा है और सामने वाले को कुछ भी नहीं हुआ। जी पैंग ने ये सुनते ही अचानक पीछे घूमकर देखा। उसने देखा चैन तियन आराम से अपनी सीट पर बैठा था। उसे चैन तियन की कोई चिंता नहीं थी। वो तो अंदर से खुश हो रहा था। जी भाई सारी, मैंने तो पहले ही कहा था कि बड़े भाई को परेशान मत करो, वो बहुत खतरनाक है। मैं तो बस डर गया था। जी पैंग का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसने अपना सर घुमाया और मुझे गुस्से से देखा। हम दोनों को अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुमने मेरा काम खराब किया है। अगर तुम पुलिस को भी नहीं बुलाओगे तो भी हमारी जी फैमिली इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। तुम रुको मेरे लिए। ये तो बस एक छोटी सी जी फैमिली है। अगर तुम नहीं मानते तो अपने जी फैमिली के बड़े लोगों को यहां बुलाओ। मुझे अचानक लोगों के सांस रोकने की आवाज आई। नॉर्मल लोगों को शायद समझ ना आए कि जी फैमिली कितनी बड़ी चीज है, पर अमीर बच्चों को सब पता था। उनके घर के बड़े लोग भी जी फैमिली से पंगा लेने से डरते हैं। ये लोग अगर एक शब्द भी बोल दें तो हर एक डिपार्टमेंट उनके बिजनेस के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। इसलिए जी पेंग स्कूल में अपनी चलाता था। वो पागल है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई उनसे अचानक पंगा लेने की? मेरा मन नहीं था इन छोटे मोटे लोगों पर ध्यान देने का। मैं सीधा चैन तियन की तरफ चलने लगा। बड़े भाई, तुम क्या करना चाहते हो? चैन तियन का चेहरा डर से भरा था। उसका दिल अंदर से फिर से घबराने लगा। बड़े भाई मुझे पक्का मार डालेंगे। अब क्या करूं, मुझे कौन बचाएगा? मुझे हर दिन बड़े भाई मत बोला करो। तुम घर पर और स्कूल में हो, मैं चुपचाप तुम्हें देखता हूं और चाहता हूं कि दूसरे लोग मेरे साथ ऐसा करें। अगर कुछ होता है तो मैं पीछे छुपना चाहता हूं और सेफ रहना चाहता हूं। दुनिया में इतनी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? बड़े भाई, मैं नहीं। अब मैं उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। उसके बाल पकड़े और डेस्क पर तेजी से दे मारा। इस समय एक प्यारी सी आवाज गुस्से में चिल्लाई, रुको।
चेनहोंग, क्या दादाजी ने तुम्हें ऐसी तमीज सिखाई है? मैंने गुस्से वाली आंखों से देखा। ये सीसी जो झिंजियांग ग्रुप की बेटी है, वो गुस्से में देख रही थी। हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, एक तरह से बचपन के दोस्त बोल सकते हैं। एक बार मेरा दिल भी उसके लिए धड़का था। यहां तक कि दोनों बड़े लोगों ने मजाक में हमारी शादी की बात भी की थी। बहुत दुख की बात है कि ये लड़की भी अंधी है। अपनी पुरानी लाइफ में चेन तियन ने अपनी मीठी बातों से और लोगों को खुश करके इस लड़की का दिल जीत लिया था। ये सीसी ना सिर्फ उसकी दोस्त बनी, बल्कि उसने मुझे भी धोखा दिया। हर एक लड़ाई में वो हमेशा चेन तियन का साथ देती थी। एक बार फिर से, ये सीसी अभी भी वैसी ही है, पर अब दिल में पहले जैसा दर्द नहीं होता। अगर तुम बोलो रुको, रुको, तुम हो क्या मेरी बातों के बीच में बोलने वाली? ये सीसी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पक्का उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे इतना गुस्सा दिखाऊंगा। जल्दी में उसने डर की चिंता भी नहीं की। टेबल पर रखा पेपर कटर उठाया और अपनी गर्दन पर रख लिया। अगर तुम नहीं रुके तो मैं जान दे दूंगी। ये सीसी, पागलपन मत करो। चैन बड़े भाई, रुको, तमाशा मत करो। बच्चे फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो क्लास से बाहर भाग गए थे परेशान होकर। मैं थोड़ा हैरान था। कुछ समय पहले तक मैं ये सीसी को अपनी बाहें जैसा मानता था। अगर उसे मिल्क टी से हल्की सी जलन भी होती तो मुझे दर्द होता। पर पुरानी लाइफ में बार बार धोखा खाने के बाद मेरा दिल अब पत्थर जैसा सख्त हो चुका था। अगर ये सीसी अभी मेरे सामने मर भी जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झिंजियांग ग्रुप ने 10 साल से एक राजकुमारी को पाला है। वो सच में एक बेवकूफ लड़की है। ये सच में मजाक जैसा है। अगर मरना है तो जल्दी करो, मेरे सामने अपना नाटक मत दिखाओ। ये सीसी का चेहरा दुख और हैरानी से भरा था। मुझे रोको। अगर नहीं रोका तो मैं तुमसे पूरी जिंदगी बात नहीं करूंगी। तुमने ऐसा नहीं कहा था। क्या तुम मुझे कभी मना नहीं करोगी? साफ दिख रहा था, ये सीसी गुस्से में थी। मैं फिर भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। जब वो बहुत परेशान थी और बात बहुत खराब हो चुकी थी, तभी क्लास टीचर मिस्टर ली हंसते हंसते वहां पहुंचे। उन्होंने जल्दी से भीड़ को हटाया और क्लास में आए। अगले ही पल एक तेज आवाज आई, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे अभी याद करो। मैंने हल्का सा हंसा और अपना हाथ छोड़ दिया। चेहरा एकदम मासूम दिखने लगा। टीचर ली जल्दी आए, पर यह सब ऐसा ही दिखता है। पर टीचर इतने गुस्से में थे कि उनकी सांस फूल गई। उन्होंने जी पेंग और चैन तियन की खराब हालत देखी। वो गुस्से में चिल्लाने लगे, तुमने इतना बड़ा गुनाह किया है। अपने साथ पढ़ने वालों के साथ इतना खराब कैसे कर सकते हो? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तुम्हें बच्चों की जेल में भेजूंगा। ये कहकर उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और कॉल करने लगे। जी पेंग ने जल्दी से उन्हें रोका, पुलिस को नहीं बुला सकते। मैंने अपने घर के बड़ों को बोल दिया है, वो आकर इसे संभाल लेंगे। टीचर, शांत हो जाओ। टीचर को बात समझ आई। अगर पुलिस की गाड़ी स्कूल में आई तो बात बहुत बढ़ जाएगी। स्कूल का नाम खराब होगा। एक टीचर होने के नाते उन्हें भी सजा मिलेगी। ये समझने के बाद टीचर ली भी बहुत परेशान थे। वो घूमे और स्कूल के बड़े लोगों को कॉल करने लगे। ये बात आज खत्म नहीं होगी। अगर तुम्हें जेल नहीं भी भेजा तो भी मैं तुम्हें सेनगुई हाई स्कूल से निकाल दूंगा। ये सीसी ने भी अपने दांत पीसकर बोला, मैंने अंकल चैन को बता दिया है। अंकल चैन के पापा भी यहाँ आएंगे। बस अपना गुस्सा दिखाते रहो, देखते हैं वो आकर तुम्हारा क्या करते हैं। मैं अभी भी शांत और ठंडा था। उसका ढंग एकदम कपड़े पहने हुए गुंडे जैसा था। दोपहर को जी बैंक के बड़े अंकल जी मिंग सिन और यी सीसी के पापा चौ विन तियन, मिसेस चैन और सी वई बाकी लोग जल्दी से वहां पहुंचे। जब वो पहले प्रिंसिपल के ऑफिस में आए तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। लियू सी वई इतनी परेशान थी कि वो रोने वाली थी। हे भगवान, तुम ठीक हो? तुम्हें ऐसी मार कैसे लगी? जब उन्होंने मुझे पीछे मुड़कर देखा तो अचानक उनका गुस्सा बहुत बढ़ गया। तुम लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उन्होंने ये कहा और टेबल पर रखा एस्ट्रे उठाकर मारना चाहा, पर मैंने अपनी आंखें थोड़ी उठाई। मिसेस चैन की आंखें चाकू जैसी ठंडी थी। मरने से पहले अच्छे से सोच लो। मैं हमेशा एक बाप की तरह रहा हूं। सच बात है, आंख के बदले आंख। यहां तक कि चैन डोंग को भी बीच में लाया गया। तुम अपने आप को अलग मत समझो। तुम एक खराब लड़के हो। मैं तुम्हारी माँ हूं। ये बस एक रिश्ता है माँ। जब हम बड़े हो जाते हैं तो रिश्ता खत्म हो जाता है। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे साथ बैठा बंदा तुम्हारा अपना बेटा है? लियू हुई कौन है? मेरी बातों से वो बेहोश होने वाली थी। मेरी तरफ उंगली दिखाकर वो बहुत देर तक कुछ नहीं बोल पाई। तुम वापस जाओ और अपने घर के मामले को ठीक करो। मैं बस अभी ये जानना चाहता हूँ, मेरे भतीजे जी पेंग को इतना क्यों मारा गया? क्या तुम्हें मुझे इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए? जीमिंग शान ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी आंखें सीधा मेरी तरफ बहुत तेज और धीरे से देख रही थीं। की झिजियांग भी बहुत गुस्से में था।
तुम और सीसी तो बचपन के दोस्त हो। तुम इतने पागल हो गए हो कि उसको भी चोट लग गई। हाँ, स्कूल के बड़े लोगों पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया था। प्रिंसिपल लियू और बाकी सबको डर के मारे ठंडा पसीना आ रहा था। मिस्टर जी और मिसेस चेन, फेंगडोंग, जो भी हुआ वो सब क्लास के कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है। तीनों बच्चों की चोट अभी ठीक है और वो लोग संभल गए हैं। क्यों ना हम पहले कैमरा की वीडियो देख लें और फिर फैसला करें कि क्या करना है। जीमिंग शान और की झिजियांग ने ये बात सुनी। वो दोनों अब ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे। वो दोनों बस हाँ में सर हिला सकते थे। ये बोलकर प्रिंसिपल लियू वेई ने जल्दी से प्रोजेक्टर चालू किया और जो वीडियो पहले से तैयार थी उसे दीवार पर चला दिया। इस मामले में जी फैमिली, की फैमिली और चेन फैमिली तीनों शामिल थे। तीनों परिवार ऐसे थे जिनसे कोई पंगा नहीं ले सकता था। इसलिए कैमरा की वीडियो में कोई काट छाट नहीं की गई थी। वीडियो तब से शुरू हुई जब मैं क्लास के अंदर आया था। फिर चैनतियान में जानबूझकर जीपैंग को उकसाया ताकि वो लड़े। जो कुछ भी हुआ था वो सबके सामने एकदम साफ साफ दिख रहा था। जीमिंग शान और की झिजियांग दोनों बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने वीडियो देखी। उनके चेहरे पर अचानक से शर्म दिखने लगी। वो दोनों बहुत चालाक और पुराने खिलाड़ी थे। उन्होंने एक बार में ही सब समझ लिया। ये सब जानबूझकर चैन फैमिली के गोद लिए हुई बेटे ने करवाया था। पर बू वेजी हुई अभी भी अंधी बनी हुई थी। वीडियो देखने के बाद भी उसे ये नहीं लगा कि चैन तियान की गलती थी, बल्कि उसे इस बात का दुख था कि चैन तियान को इतना मारा गया। अचानक वो गुस्से से इतनी कांपने लगी कि उसका पूरा बदन हिल रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत साफ दिख रही थी। मैंने तुम जैसे गंदे बच्चे को कैसे पैदा किया? अपने दोस्तों पर हाथ उठाया, दोस्तों को डराया। प्रिंसिपल डूजी हुई इस बात को कभी नहीं छुपाएंगी। ऐसे लड़के को अभी के अभी स्कूल से निकाल देना चाहिए। सब लोग ये सुनकर हैरान रह गए। मैंने पहले भी चैन फैमिली के अजीब कारनामों के बारे में सुना था, पर ये इतना अजीब होगा मैंने सोचा नहीं था। बिना सोचे समझे उसने सबके सामने अपने ही बेटे को गाली दे दी। अपने गोद लिए हुए बेटे के लिए उसने अपना गुस्सा निकाला। मुझे लगता है कोई पागल ही ऐसा करेगा। जीमिंग शान ने हंसते हुए कहा, जब मिसेस चेन ने ऐसा बोल ही दिया है तो मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे भतीजे जी पेंग की गलती थी कि उसने पहले पंगा लिया, पर वो मेरे भतीजे को ऐसे नहीं मार सकता था। अगर चैन होंग स्कूल छोड़ देता है तो मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। शी यांग ने यह सुना और उसने भी हाँ में सर हिलाया। इस बार बहुत बड़ा तमाशा हुआ था। अगर इस बार सजा नहीं दी तो उसे कभी समझ नहीं आएगा। तीनों परिवारों ने अपनी बात रखी और प्रेशर बनाया। प्रिंसिपल लियू ने चैन की सांस ली, पर मैंने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोका। तीनों बड़े लोगों ने बच्चों के मामले में अपनी पूरी बात कह दी। अब मेरी भी हिम्मत है कि मैं कुछ शब्द बोलूं, बुरा मत मानना। जी यांग ने अपनी आईब्रो ऊपर की। मेरा भतीजा क्या बोलना चाहता है? क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि बूढ़ी कछुए को कुछ दिखता नहीं है? तुमने भी वीडियो देखी है। ये मामला शुरू से लेकर खत्म होने तक चला। क्या इसका तुम्हारी बेटी से कोई लेना देना था? शुरू से ही वो दूसरों के मामले में बीच में आई। उसने अपनी गर्दन पर चाकू भी रख लिया था। तुम यहाँ पर नाटक करने आए हो। तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब है। जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाओ उसके दिमाग का इलाज करवाने, और मुझे पैसे दो। तुम धोखेबाज लड़की। अगर मेरे दादाजी ने उस समय तुम्हारी मदद ना की होती तो तुम आज भी कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़े बड़े थैले उठा रहे होते। मैं कुछ सालों से शुद्धोंग हूं। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी औकात क्या है? सब लोग एक पल में शांत हो गए, जबकि हे जियांग का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। उसके दोनों हाथ पीछे चले गए और वो उन्हें जोर से दबाने लगा। कई बार उसे बहुत गुस्सा आया, पर आखिरकार उसने खुद को रोक लिया। सच में, अगर मिस्टर चेन का साथ ना होता तो मैं जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। ये एहसान, हाँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा। पर अच्छे भतीजे ने सबके सामने बड़ों को गाली दी। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? मैंने अपनी आईब्रो ऊपर की। तुम्हें लगता है कि बूढ़ा आदमी मर गया है तो किसी को कुछ पता नहीं है? वो सारी खराब बातें और सबूत अब मेरे हाथ में है। मैं बहुत अच्छा हूं जो तुम्हें अभी तक जेल नहीं भेजा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उकसाने की? ही जियांग ने जब ये सुना, उसके बदन से अपने आप ठंडा पसीना निकलने लगा। शीसी ने गुस्से में बोला, ओह नहीं नहीं, चैन होंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे पापा से अच्छे से बात करो, नहीं तो मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी। अपना मुंह बंद रखो, शी जियांग ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। फिर उसने एक कप चाय उठाई और एक बार में पूरी पी गई। प्रॉफिट ने सही कहा था। आज मेरी गलती थी जो मैं बीच में आया। मुझे माफ कर दो प्रॉफिट। आज के मामले में शिनजांग ग्रुप बीच में नहीं आएगा। शीजी ने सीधा पीछे कदम बढ़ाया। क्यों पापा? शी ओशन को उसने मारा है। अगर आप मदद नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, पर आप उसके सामने क्यों झुक रहे हैं? ये सुनकर शीजी यंग अचानक घूमा। उसकी आंखें भेड़िए जैसी गुस्से वाली थीं। शीसी का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। मेरी बेटी का दिमाग सच में थोड़ा खराब है। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। माफी मांगी तो चलो ठीक है,
दोनों परिवारों के रिश्ते के लिए मैं इस बात को छोड़ देता हूं, पर अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम जानते हो इसका क्या नतीजा होगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भतीजे। शीजी यंग एक चालाक आदमी है। एक छोटे बच्चे से ऐसी बेइज्जती सहने के बाद भी वो झुक गया। सच में वो किसी प्यार के लिए नहीं झुका था। वो अच्छे से जानता था मेरे हाथ में जरूर कोई ऐसी बात है जो जिनजियांग ग्रुप को बर्बाद कर सकती है। एक बिजनेसमैन होने के नाते वो एक छोटे बच्चे के लिए किसी बड़े दुश्मन से पंगा नहीं ले सकता था। कुछ देर के लिए ऑफिस का माहौल बहुत अजीब हो गया। वहां जितने भी लोग थे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था शीजियांग इस मामले से दूर हो गया था। पर हमारी जी फैमिली इस बात को ऐसे नहीं छोड़ेगी। तुमने मेरे भतीजे को चोट पहुंचाई है, इसका क्या करोगे? क्या तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है? तुम्हारी आंखें नहीं है? तुम्हारी जी फैमिली बहुत बेवकूफ है। राजा ने जल्दी से आगे आकर हथियार उठाया। मैं तो बहुत अच्छा हूं जो तुम्हारे बच्चों को तमीज सिखा रहा हूं। क्या अंकल जी इस जवाब से खुश हैं? हेमिंग चैन को तो जैसे हार्ट अटैक आने वाला था। बाकी लोगों ने फिर से सांस रोक ली। सच में ये नया बच्चा शेर से नहीं डरता। उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी जी फैमिली से पंगा लेने की? और हाल ही में उनके घर के दूसरे बंदे का प्रमोशन होने वाला है। आजकल गी फैमिली से चैन ग्रुप भी पंगा नहीं लेता, तो इस छोटे से लड़के की हिम्मत कैसे हुई? अब तो इसका बचना मुश्किल है। सब लोग अपने दिल में ये सोच रहे थे। जो लोग मुझे देख रहे थे उनकी आंखों में थोड़ा दुख था। जीमिंग शान गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि हंसने लगा। चैन दा अपने बचपन में बहुत हिम्मत वाला है। सही बात है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो तुमने मेरी जी फैमिली पर एहसान किया। अगर मौका मिला तो मैं इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। डूजी हुई का दिमाग इस बार थोड़ा साफ चल रहा था। उसने अपने कंधे हिसकाए, उसने अपना मुंह खोला और जी लाओ शैन को याद दिलाया कि गलत आदमी को मत पकड़ो। इस गंदे बच्चे ने घर पर लाओ चैन को भी मारा है। अब हमारी चैन फैमिली का इससे कोई लेना देना नहीं है। जीमिंग शान ने खुशी से हाँ में सर हिलाया। आज मेरा निशाना सिर्फ चैन होंग है। इसका असर तुम्हारे चैन ग्रुप पर कभी नहीं पड़ेगा। दोनों परिवारों ने आपस में हाँ मिला ली और फिर से मुझे निशाना बनाया। मैंने एक छोटी सी आवाज निकाली। मेरा बोलने का कोई मन नहीं था। मैंने जी पेंग को मारा, पर शी सीसी को कुछ क्यों नहीं बोला? क्योंकि मेरे हिसाब से जी फैमिली को हराना शिनजैंग ग्रुप से ज्यादा आसान है। मुझे आसान रास्ता चुनना पसंद है। क्या तुम समझ रहे हो? शायद तुम्हें पैसे और ताकत लगानी पड़ेगी। कमियां ढूंढने के बाद ही तुम उन्हें दबा सकते हो। पर जी फैमिली से निपटने के लिए उनकी गलतियां ढूंढना आसान है। जी फैमिली पिछले कुछ सालों से बहुत उड़ रही है, पर सच तो यह है कि अंदर बहुत सारी गंदी बातें हैं। उनकी गलतियां ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। जैसे ही जी फैमिली थोड़ी सी कमजोर दिखेगी, तुम्हारे दुश्मन तुरंत तुम पर हमला कर देंगे। जिनजियांग ग्रुप के पास जो पैसा है वो उन्होंने मेहनत से और लीगल तरीके से कमाया है। क्या तुम लीगल तरीके से पैसे खर्च कर सकते हो? मैं एक के बाद एक कदम आगे बढ़ता गया। मैंने पूरे यकीन साथ ये बात कही। जीमिंग शान का चेहरा धीरे धीरे खराब होने लगा। मेरा परिवार कानून मानता है, पर उसने कोई गलत काम नहीं किया। मुझे सच में लगता है कि कोई भी आकर मुझे डरा सकता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है? एक चूहों का झुंड जो अपना पैसा दिखाने से भी डरता है। तुम्हारे सबूत निकालना मुश्किल है। कितनी सारी आंखें तुम पर टिकी हुई हैं। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि मैंने खुद की तरफ देखा और खुद से बोला, हाल ही में अंकल जी फिर से ऊपर जाना चाहते हैं, है ना? पर दुख की बात यह है कि वो जगह पहले से ही किसी और के लिए तैयार है। पर तुमने अभी तक ये खबर सुनी ही नहीं है। बहुत दुख की बात है। जीमिंग शान डर के मारे खड़ा हो गया। उसका चेहरा डर और हैरानी से भरा था। मैं हंसते हुए अपनी बात बोलता गया। अगले कुछ दिनों में नए लोग नीचे भेजे जाएंगे। सोचो जब नया ऑफिसर आएगा तो वो क्या करेगा? दूसरों को डराने के लिए वो किसी एक को सजा देगा। क्या वो तुम्हारी जी फैमिली को चुनेगा? जीमिंग शान अब बैठ नहीं पा रहा था। उसने अपना सर नीचे किया और मोबाइल पर कुछ मैसेज भेजे। स्क्रीन पर जो लिखा था उसे साफ देखने के बाद उसके चेहरे पर डल और घबराहट साफ दिखने लगी। पर आखिरकार उसने जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक हंसी लाई। ओह नहीं नहीं, अच्छे भतीजे, आज जो भी हुआ वो हमारी जी फैमिली की गलती थी। तुम चिंता मत करो, अंकल तुमसे माफी मांगता है। मैंने अपना ग्लास उठाया और हल्का सा हंसा। जीमिंग शान ने चैन की सांस ली। फिर उसने अपना सर घुमाया और जी पेंग के सर पर एक थप्पड़ मारा। तुम अभी तक चैन भाई से माफी क्यों नहीं मांग रहे? किसी ने थोड़ा सा उकसाया और तुम हथियार बनकर आगे आ गए। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुम दोनों भाई 10 साल से साथ हो। इस बात के लिए आपस में झगड़ा मत करो। मुझे माफ कर दो। जी पेंग ने दांत पीसे और अपना सर नीचे कर लिया, पर उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। मेरा भी उस पर ध्यान देने का कोई मन नहीं था। जी फैमिली का अच्छे से जवाब मिल गया और मामला खत्म हो गया। इसके बाद उन्हें जो दुख झेलना पड़ा वो अलग था। मैंने अपनी आईब्रो उठाई और जी पेंग और बाकी सबकी तरफ देखा। उनके बदले हुए चेहरों को देखकर मुझे मजा आ रहा था। आखिरकार जैसा मैंने सोचा था, मेरी नजर चैन तियान की नफरत भरी आंखों से मिली।
कुछ समय पहले तक उसे बस अपना दुख दिखाना होता था और मेरे घर वाले और दोस्त मुझे डांटने लगते थे। पर अब मेरा नया जन्म हो चुका है। मेरा हर एक कदम बड़े लोगों जैसा था, यहाँ तक कि वो जीजियांग टाउन में भी हो सकता है। जी मिंग शान जैसे बड़े आदमी के सामने मैं हंसकर बातें कर रहा था। बड़े भाई बहुत खतरनाक हैं। दोनों अंकल भी उन्हें दबा नहीं पाए। मम्मी तो पक्का उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। अब मैं आगे स्कूल में कैसे रहूंगा बड़े भाई? मैं सच में हर दिन पिटना नहीं चाहता। चैन तियान कुछ देर के लिए गुस्से में था। एक बार फिर से उसने बहुत आराम से जू वेई के दिल में अपने लिए दर्द और गुस्सा जगा दिया। उसने मेरी तरफ बहुत गुस्से से देखा, जैसा वो हमेशा करता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने तेज निकलोगे। शुक्रिया जो तुमने डायरेक्टर के परिवार की चिंता नहीं की। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें आज ही स्कूल से निकलना पड़ेगा। प्रिंसिपल लियू, जूही हाई स्कूल की 100 साल पुरानी इज्जत है। इसे तुम इस गंदे लड़के की वजह से खराब नहीं कर सकते। जल्दी से इसे स्कूल से निकालो। स्कूल के बड़े लोगों के बदन से तुरंत ठंडा पसीना निकलने लगा। मैंने जी जिचैंग की नाक के सामने उंगली दिखाकर उसकी माँ को गाली दी थी। फिर भी मैं आराम से निकल गया। उनकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि वो मुझे स्कूल से निकालेंगे? क्यों ना तुम घर जाओ और इस बारे में आपस में बात करो। बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्कूल के नियमों के खिलाफ है। तुम बस नियमों के हिसाब से चलो। किसी की चिंता मत करो। प्रिंसिपल लियू अभी भी हंस रहे थे और बात को घुमाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों ना आप इस बारे में खुद सोचें। स्कूल से निकलने का काम अभी के अभी होना चाहिए, नहीं तो मैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से शिकायत करूंगी। प्रिंसिपल लियू कुछ बोलना चाहते थे, पर उन्होंने खुद को रोका और अच्छे से याद दिलाया, अगर आप शिकायत भी करें तो भी हम बच्चों को ऐसे ही स्कूल से नहीं निकाल सकते। पर आप उन दोनों की गार्डियन हैं। आपके पास किसी एक का स्कूल बदलने या छुट्टी दिलाने का हक है। ये सुनकर जूवे की आंखें चमक उठीं। तो फिर चैन होंग का स्कूल बदल दो। मैं गार्डियन के नाते ये फैसला लेती हूँ। मैंने फैसला किया है कि इसका एडमिशन सी स्कूल में करवाया जाए। इस सी स्कूल में सब लोग बहुत खराब थे। जूवेई सच में बहुत निर्दयी थी। अपने ही बेटे को सजा देने के लिए वो उसे शहर के सबसे खराब और गंदे स्कूल में भेजने के लिए तैयार थी। एक पल में सबकी आंखों में मेरे लिए फिर से दुख दिखने लगा। चैन तियान ने रोते हुए नाटक किया और बीच में बोला, नहीं मम्मी, आप ऐसा करोगे तो बड़े भाई की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बड़े भाई के मार्क्स इतने अच्छे हैं, उन्हें सी स्कूल में भेजना उनके साथ गलत होगा। आतियान, तुम बहुत अच्छे हो, पर आज का फैसला मुझे ही लेना पड़ेगा। मैं ठीक हूँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे परेशान मत करो बड़े भाई, मेरा दिल मुझे माफ नहीं करेगा। अपनी माँ के मरने पर रोना। मैंने आराम से एक चाय का कप उठाया और जमीन पर दे मारा। मैंने तुरंत उन लोगों का नाटक बंद करवा दिया। जूवे घूमी और गुस्से में चिल्लाकर बोली, तुम अभी के अभी इसका स्कूल बदलने का कागज तैयार करो। तुमने आतियान के साथ जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं हंसा। पीटी की बात यह है कि मैं आज स्कूल नहीं बदलूंगा और मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी, और मैं चैन त्यान और स्कूल के रेडियो रूम में सबके सामने माफी मंगवाऊंगा। क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है? जूवे गुस्से में हंसी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने प्रिंसिपल यू की तरफ तेज आंखों से देखा। आप मेरी बात सुनिए और वैसा ही करिए। प्रिंसिपल परेशान थे। जैसा आप चाहें। पर तुम मुझे ऑर्डर क्यों दे रहे हो? मैंने कहा। चैन होंग, स्कूल के अपने नियम है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने तुम्हारे लड़ाई करने पर कुछ नहीं बोला। तुम ऐसी अजीब मांग कैसे कर सकते हो? आप हाँ बोलेंगे, मुझे पूरा यकीन है। उसने अपना हाथ उठाया और उसे चाय में डुबोया, फिर धीरे से टेबल पर 6 नंबर लिख दिए। प्रिंसिपल ल्यू का चेहरा डर के मारे एकदम बदल गया। वो डर के मारे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। चाहे कोई कितना भी बेवकूफ हो, वो समझ सकता था कि कुछ तो गड़बड़ है। जो नंबर मैंने लिखे थे उनका जरूर कोई खास मतलब था और वो प्रिंसिपल ल्यू को डरा सकते थे, नहीं तो वो ऐसा नहीं करते। क्या ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है। प्रिंसिपल यू ने अपना ठंडा पसीना साफ किया। उन्होंने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाया। दू जेहुई की तरफ घूमे और बोले, मिसेस चैन, जब तक स्टूडेंट खुद हाँ नहीं बोलेगा स्कूल उसे नहीं निकाल सकता। इसके अलावा चैन त्यान ने जानबूझकर स्कूल में लड़ाई शुरू की और मुश्किल खड़ी की। उसने स्कूल के नियमों को तोड़ा है। उसे सजा जरूर मिलेगी। प्रिंसिपल ल्यू, क्या आप पागल हो गए हो? हमारी चैन ग्रुप से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है क्या आप नहीं जानते? मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात अभी के अभी वापस लें, नहीं तो आपको पता है क्या होगा। प्रिंसिपल यू पर अचानक बहुत बड़ा प्रेशर आ गया। दू जेहुई की चैन फैमिली चैन ग्रुप को चलाती है। ये जांगजोउ सिटी की सबसे बड़ी कंपनी है। उनका असर हर जगह है। एक महंगा प्राइवेट स्कूल अमीरों के लिए ही होता है। अगर वो शहर के सबसे अमीर आदमी से पंगा लेंगे तो स्कूल के बड़े लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। प्रिंसिपल यू के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने मेरी तरफ मदद के लिए देखा। आज प्रिंसिपल यू को चैन त्यान के साथ सख्ती से पेश आना ही होगा, नहीं तो ना सिर्फ वो बल्कि पूरा स्कूल बर्बाद हो जाएगा। मेरी पुरानी लाइफ में ऐसा एक बार हो चुका था। मुझे बहुत सारे राज पता थे। जांगजोउ सिटी के हर बड़े आदमी की खराब बातें मेरे पास थीं। कुछ बातें मैंने पुरानी लाइफ में सुनी थीं, कुछ बातें जब मैं भूत बनकर घूम रहा था तब पता चली थीं। जो नंबर मैंने अभी लिखे थे वो बहुत खास थे। अगर प्रिंसिपल यू स्कूल का नाम खराब करना चाहते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। चुन लो अगर कर सकते हो। अपना फैसला करो। स्कूल बोर्ड को रिपोर्ट भेजी जा सकती है। प्रिंसिपल यू को तुरंत चैन मिला। वो जल्दी से ऑफिस से बाहर गए फोन करने के लिए। कुछ देर के लिए सबको ये बहुत अजीब लगा।
आपको पता है, जांगजो इंटरनेशनल हाई स्कूल देश का सबसे बड़ा और सबसे महंगा स्कूल है। इसके स्कूल पूरे देश में है। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स हर बड़े बिजनेस में बड़े बॉस हैं। वो सब बड़े बॉस हैं। उनसे इतनी छोटी बात के लिए पूछना बहुत अजीब था। दूजे हुई कोई डरपोक नहीं थी। मत सोचो कि तुम भूत का नाटक करके बच जाओगे। चैन रूही हाई स्कूल के जो बड़े शेयर होल्डर हैं, वो भी हमारी चैन ग्रुप की इज्जत करते हैं। तुम अपने आप को क्या समझते हो? चैन ग्रुप को इज्जत मत दो, बल्कि उस मरे हुए बूढ़े आदमी को थोड़ी इज्जत दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चैन फैमिली का नाम लेने की? तुम्हें यह हक किसने दिया? अब कोई भी देख सकता था कि मैं एक ऐसा खतरनाक आदमी हूं जो काम करता है और फालतू बातें नहीं करता। कुछ देर बाद प्रिंसिपल यू वापस आए। इस बार उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। अब वो एकदम ऑफिशियल लग रहे थे। मिसेस चैन, स्कूल ने अच्छे से सोचा है। फैसला किया गया है कि चैन तियान को बड़ी सजा दी जाएगी और उसे रेडियो रूम में सबके सामने चैन होंग के सामने माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर दूजे हुई बहुत गुस्से में आ गई। चैन तियान का चेहरा भी डर और शर्म से लाल हो गया। वो तो बस मुझे मजाक उड़ाने के बारे में सोच रहा था, पर आखिर में वो खुद एक मजाक बन गया। ये सोचकर उसने अपना दुख दिखाना शुरू कर दिया, जिससे दूजे हुई को उस पर तरस आ गया। प्रिंसिपल यू, आपको हमारी चैन ग्रुप से पंगा लेने के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। ये फैसला बड़े बॉस ने खुद लिया है। चूंकि ये स्कूल में हुआ है तो स्कूल ही तय करेगा कि क्या करना है। दूजे हुई का चेहरा दुख और निराशा से भरा था। पर बड़े बॉस ने चैन फैमिली की बिल्कुल इज्जत नहीं की। ओह, जब तक कि मैं अपना मन न बदल लूं। ये सोचकर वो आगे आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम अभी प्रिंसिपल यू को बोलो, हम आपस में बात खत्म करते हैं। सुना? मैंने गुस्से में अपना हाथ उठाया और उसे झटक दिया। एक बड़ी ताकत ने दूजे हुई को पीछे फेंक दिया। क्या तुम इंसान हो? बड़े भाई, तुम मुझे कितना भी मारो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम अपनी ही मां पर हाथ कैसे उठा सकते हो? मेरा उस पर ध्यान देने का कोई मन नहीं था। मैं सीधा वहां से निकल गया। जब मैं प्रिंसिपल यू के पास से गुजरा तो मैंने धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं पता। याद रखना कि चैन त्यान अच्छे से माफी मांगे। ठीक है, ठीक है, आप चिंता मत करिए चैन होंग। मैंने खुशी से सिर हिलाया, घूमा और ऑफिस से बाहर निकल गया। वहां सिर्फ बाकी लोग एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। चैन फैमिली में एक असली शक्तिशाली बंदा पैदा हुआ है, पर दुख की बात यह है कि कुछ लोग असली हीरे को पहचान नहीं पाए। दूजे हुई ने सबकी नजरों को देखा। उसे बहुत शर्मा रही थी। क्या मैं सच में गलत थी? उसी दोपहर को जांगजो इंटरनेशनल हाई स्कूल ने एक नोटिस निकाल दिया। चैन तियान को लड़ाई शुरू करने का दोषी पाया गया और उसे बड़ी सजा दी गई, और रेडियो रूम में सबके सामने उसने 300 शब्दों का माफीनामा पढ़ा। इसके साथ ही स्कूल का यह तमाशा खत्म हो गया। In the grey fog, we praise the fool. Praise the fool beneath the silent dome. Grey fog curls where gods lost their throne. Indisputable, he stands alone, a broken crown, a nameless god. The distant star cuts through the night, cold revelation burns
must come